Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, the topic for today is introduction of chapter number 11 as well as exercise number 11.1, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और ये आपके ज्योमेट्री सेक्शन का सेकंड पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन वाज वेक्टर अलजेब्रा एंड द सेकंड पोर्शन ये वाला। ठीक है, दो ही चैप्टर्स हैं आपके। तो सबसे पहले तो चैप्टर के रोड मैप के बारे में बात करते हैं। सो चैप्टर बेसिकली कंटेन्ड थ्री एक्सरसाइजेस एज पर द सिलेबस लास्ट ईयर। बट इस साल आप लोग फटाफट से चेक करो, नई वाली बुक में दो है कि तीन है एक्सरसाइजेस। बुक निकाल के रखो नई वाली, ताकि हम अभी एक बार के लिए फिल्टर करते हुए चलें इस साल क्या क्या है। एक्सरसाइज नंबर 11.1, एक्सरसाइज नंबर 11.2, दो ही है क्या? ओके, हाँ ये सुनने में भी आ गया था। तो 11.1 एंड 11.2 देखो, तीन तीन एक्सरसाइजेज हैं। तो 11.1 इज बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। और बेसिक इंट्रोडक्शन की जहां बात करेंगे तो वही घूम फिर के आएगा डीसीज एंड डीआरस। सो सुपर इजी पहली एक्सरसाइजेस। आज हम थोड़ा सा लेट हैं, अदरवाइज इतनी इजी है कि पहले दिन में ये दोनों ये एक्सरसाइज भी हो जाती है। अभी देखते हैं कितना कर पाते हैं डीसीज एंड डीआरस। जो हम वेक्टर में करके आए हैं, स्पेशली जो वेक्टर से शुरू से बैठे हैं, उनको तो पहली एक्सरसाइज बिल्कुल ये लगेगी कि पिछले चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। वही डिसीजन है, थोड़ा 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 स्लाइट डिफरेंस क्या है वो भी अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइंस की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। तो सबसे ज्यादा मजा तो थर्ड एक्सरसाइज में ही आने का था, जो कि ओमिटेड है। मजा इन द सेंस कि एक्चुअली हम थ्री डी के अंदर एक्सरसाइज 11.3 के अंदर ही गए थे, जहां पे एक स्पेस के अंदर हमने थ्री डी के अंदर हमने प्लेन्स को एनालाइज किया। बहुत सारे प्लेन्स हैं इस थ्री डी के अंदर भी। तो वो प्लेन्स वाली एक्सरसाइज तो इस बार कट गई। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्लेन्स के बारे में बात ही नहीं करें। अगर प्लेन्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम थ्री डी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज में भी और फर्स्ट एक्सरसाइज इन दोनों में भी हमको प्लेन्स के बारे में बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, उसके इक्वेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी बात तो करी जाएगी। प्लेन की इक्वेशन के बारे में ज्यादा कुछ खास बात करी नहीं जाएगी। एंड ऑफकोर्स एक मिसलेनियस तो होगी होगी, मिसलेनियस तो है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज 11। सो तीन ही एक्सरसाइजेस हैं और इजी चैप्टर है ये काफी, वेक्टर अलजेब्रा की तरह ही। बस शुरू से ही वो बिल्डअप करते हुए चलना, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हुए चलना, खास करके वेक्टर अलजेब्रा से। ऑल्सो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो वेक्टर्स के बारे में इतना ज्यादा रोल नहीं है, बिना वेक्टर्स के भी इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में वेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल हावी हो जाएंगे एक्सरसाइज में। मतलब वेक्टर्स आते हैं तो ही आप सेकेंड एक्सरसाइज का बातचीत कर सकते हो। ओके, यहाँ तक जो भी अपने बात करी, किसी को कोई क्वेरी, किसी को कोई डाउट? ओके, चलें। तो हम क्या करेंगे, देखो चैप्टर क्लास 11th में भी हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में सीखा था। बट वो केवल क्या था, ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन था कि तीसरी डायमेंशन भी होती है। ठीक है, इस बार क्या है, थोड़ा सा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ओके, चलो तो वही वेक्टर अलजेब्रा की तरह हमने 2D से 3D कैसे बात करी थी। देखो 2D प्लेन ये होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधे। ये 2D प्लेन होता है, सब जानते हैं। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बस, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, ये एक 2D प्लेन होता है। यहां से शिफ्ट करके अपन चले गए 3D स्पेस में। किसमें चले गए? 3D स्पेस। अब 3D स्पेस हमने कैसे बनाया था वेक्टर अलजेब्रिक चैप्टर के अंदर? ये वाली होती है वाई एक्सिस, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है? वाई एक्सिस। ये वाली एक्सिस होती है हमारी एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस हमारी होती है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, ये सीखा है। ओके, व्हाट अबाउट इट्स नेगेटिव साइड? देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो इनकी नेगेटिव साइड होती है क्या? होती तो है, पर हम जनरली ड्रॉ नहीं करते। तो एक बार अगर अपन ड्रॉ करें तो वो कौन सी होगी, मतलब कहाँ होगी वो उसकी नेगेटिव साइड? तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड ये वाली। ओके, जिसको हम एक्स डैश बोल सकते हैं। वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड ऐसे बनती है कुछ, ठीक है, जिसको अपन वाई डैश बोल सकते हैं। और जेड एक्सिस की नेगेटिव साइड नीचे की साइड बनने वाली है। अच्छा, उल्टा कर दिया क्या मैंने? हाँ उल्टा, ये वाई एक्सिस बोला तो वाई था, लिख दिया उसको एक्स। क्या हो गया? हम्म, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, और ये जेड एक्सिस। और अगर नीचे की साइड बनाए तो ये क्या हो जाती है हमारी?
नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस। अब अगर अपन इस तरीके का स्पेस बनाते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों हो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा फील होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड साउंड होता है, इसलिए अपन जनरली नेगेटिव साइड को बनाते ही नहीं, हटा देते हैं, अपन केवल पॉजिटिव साइड ही बनाते हैं। ओके, we only draw is what, the positive side of x axis, y axis and z axis। तो यही हमारे लिए 3D स्पेस है। अगर हमको कोई फिगर भी बनाना पड़े किसी भी क्वेश्चन के लिए, सपोज करो, बस इसको y कर दो, इसको x कर दो ना, अगर हमको किसी क्वेश्चन के लिए फिगर भी बनाना पड़े 3D स्पेस के अंदर तो हम यही वाला फिगर बनाएंगे, इनकी नेगेटिव साइड्स के हम एक्सिस को ड्रॉ नहीं करेंगे। जबकि इधर 2D प्लेन के अंदर अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉजिटिव साइड दोनों को ड्रॉ करते थे, यहां तो कोई डाउट नहीं है। जहां पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, यहां पर भी जहां पे तीनों एक्सिस मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, चलो अब टॉकिंग अबाउट दिस रूम, वेक्टर्स में भी हमने ये इंट्रोडक्शन किया था लेकिन कुछ बच्चे लेट थे। देखो इस रूम के अंदर अगर अपन तीन एक्सिस की बात करें तो लेट से ये जो नीचे लाइन दिख रही है फ्लोर पे, फ्लोर पे लाइन दिख रही है, इसको लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। इस जो मेरे पीछे वाली लाइन है फ्लोर पे उसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये मेरे सामने से जो ये लकीर ऊपर जा रही है इसको हम मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस जहां पे मिल रहे हैं, ये तीनों एक्सिस जहां पे मिल रहे हैं वो पॉइंट कहां पर है इस रूम के अंदर, देखो इन दैट कॉर्नर, इधर देखो, ये वाला कॉर्नर देख रहे हो, बोलो दिख रहा है, ये वाला जो कॉर्नर है फ्लोर के ऊपर इसको हम कहेंगे ओरिजिन। इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस यूं जा रही है, वाई एक्सिस यूं आ रही है मेरे पीछे, और जेड एक्सिस यूं जा रही है। चलो इस रूम में हम बात करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की निगेटिव साइड कहां पर है। प्रियांशी एंड थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ ताकि आप लोग दिखते रहो मुझे भी और मैं भी आपको दिखता रहूं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना। ओके, ठीक है, अब कम्युनिकेशन क्लियर है सारा। देखो फिर से बात करते हैं, तो इस रूम के अंदर एक्स एक्सिस ये वाली थी, ये वाली थी वाई एक्सिस, और ये लकीर थी हमारी जेड एक्सिस, और ये तीनों जहां पे मिल रही है दैट कॉर्नर ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब नेगेटिव साइड की बात करते हैं। तो देखो अगर एक्स एक्सिस ये है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन सी होगी, ओरिजिन से इधर जो एक्चुअली इस रूम में मुझे दिखाई नहीं दे रही, पीछे हॉल में निकल जाऊं तो। ओके, वाई एक्सिस अगर मेरे पीछे ये वाली है तो नेगेटिव कौन सी होगी, बगल वाले प्लॉट में, इधर मैं निकल जाऊं तो। और जेड एक्सिस अगर ये ऊपर जा रही है तो जेड एक्सिस की नेगेटिव साइड क्या होगी, नीचे पाताल लोक, मैंने पाताल लोक नीचे बेसमेंट। ओके, समझ गए क्या, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस 3D स्पेस के अंदर, इस रूम के अंदर की भी बात करें तो हिडन है, हिडन है ना, हमको दिखाई नहीं दे, छुपे हुए हैं, इसलिए अपन फिगर के अंदर भी उसको हिडन ही मानते हैं और बनाते नहीं है, केवल पॉजिटिव साइड बना के ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी, बोलो, किसी को भी कोई डाउट है क्या, बोलो। चलो ठीक है, तो ये आ गए हम 2D से 3D में तो शिफ्ट हो गए। अब हमने जैसा कि बात किया था कि फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट डीसीज एंड डीआरस। अब एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट व्हाट, देखो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है, और पहला टॉपिक क्या है, पढ़ो, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। तो पहले अपन ने डीसीज डीआरस किसके सीखे थे अभी पिछले चैप्टर में, किसके, वेक्टर के सीखे थे, किसके सीखे थे, वेक्टर के सीखे थे, अभी किसके सीखेंगे, लाइन के। तो अगर मैं लाइन और वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा हूं तो मैं उसके डीसीज और डीआरस के बीच में भी डिफरेंस क्रिएट कर पाऊंगा। चलो सोचो जरा, लाइन और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, सोचो, डायरेक्शन का, एंड व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, दोनों का ही डिफरेंस है भाई। चलो बताओ डायरेक्शन का क्या डिफरेंस है, वेक्टर की एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उसका नाम ही डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। वेक्टर की क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। लाइन की होती नहीं है, होती नहीं है लाइन की डायरेक्शन। क्यों, लाइन की भी डायरेक्शन तो होती है। स्पेस में सोचो, अब 2D प्लेन पे मत सोचो, स्पेस में सोचो, स्पेस में जैसे लाइन जा रही है कहीं से तो लाइन की डायरेक्शन होगी नहीं होगी, साइड जा रही है तो ये डायरेक्शन है ना इसकी, लेकिन स्पेसिफाइड क्यों नहीं है बेटा। सपोज करो ये लाइन यहां से जा रही है, अब आप इमेजिन करो जैसे ये वाली लाइन की बात करी तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है जो साउथ डायरेक्शन में जा रही है, स्पेसिफाइड तो है ना, ठीक है, बट इसकी एक नहीं, इसकी दो डायरेक्शंस है। क्योंकि लाइन क्या होता है, लाइन का मीनिंग क्या होता है, लाइन कहीं भी स्टॉप नहीं होती, इनडेफिनेटली वो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वेरी करती जाती करती जाती करती जाती। सपोज करो मैंने एक लाइन बनाई तो यही तो होती है लाइन, बोलो, यही तो होती है लाइन। और अब मैं वेक्टर बनाऊं तो वेक्टर कैसा होता है, ये वेक्टर है। अब आप अभी इस यहाँ पे जो मैंने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है इसमें देखो, इस वेक्टर की डायरेक्शन तो ये वाली मानी जाएगी, लेकिन लाइन की डायरेक्शन दो है, एक इधर और एक इसके पीछे। तो लाइन की दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक तो जो स्पेसिफाइड है वो तो है ही सही, एक जस्ट उसके अपोजिट, जबकि वेक्टर की ओनली एंड ओनली एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ये तो हो गया डायरेक्शन का डिफरेंस,
ये तो हो गया डायरेक्शन का डिफरेंस। अब मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बताओ। इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है जो इसकी लेंथ है, जबकि इसकी तो कोई लेंथ ही नहीं होती। तो लाइन का कोई भी मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेगा कि इस लाइन का मैग्नीट्यूड बताओ। लाइन के रेफरेंस में कोई भी मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेगा। हाँ, लाइन सेगमेंट होता है यहां से लेके यहां तक। लाइन एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्लियर है ना सबको। लाइन के हम टुकड़े कर देते हैं, उसका सेगमेंट बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट। तो अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड की बात की जा सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली लाइन के मैग्नीट्यूड की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी कोई लेंथ नहीं होती। वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात की जा सकती है, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के हैं। तो लाइन और वेक्टर में डिफरेंस समझ आया क्या? बोलो। अब बात करते हैं डीसीज एंड डीआरस। तो देखो, डीसीज और डीआरस पर्टिकुलरली उसके डायरेक्शन को बताने वाले कुछ नंबर्स होते थे नहीं होते थे। तो अभी किसी लाइन के डायरेक्शन को बताने वाले नंबर्स ही सेम डीसीज एंड डीआरस होंगे। ओके, देखो पहले बात करते हैं डीआरस की। तो देखो, सपोज करो ये एक लाइन है। तो बेटा इस लाइन पर लाए होने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑब्वियसली अब हम 3D में हैं तो तीन सेट, मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सब डीआरस हैं। ये सब क्या हैं? डीआरस। तो डीआरस के तो इनफाइनाइट सेट बन सकते हैं किसी भी लाइन के रेफरेंस में बात करें तो। सपोज करो इस पे एक पॉइंट लाया कर रहा है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2,7, तो ये डी 3,2,7 इस लाइन के डीआरस भी माने जाएंगे। ओके, तो डीआरस इज वेरी मच क्लियर। अब डीसीज की बात करते हैं। तो वही जो अपन करते थे, क्या करते थे, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। वेक्टर के केस में हम क्या कर देते थे, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते थे। और ये 3 को भी इससे डिवाइड कर दो, 2 को भी इससे डिवाइड कर दो, और 7 को भी इससे डिवाइड कर दो, तो डीसीस निकल जाते थे ना। वो का वही सेम काम करना है, बस इसको अब मैग्नीट्यूड का नाम नहीं देना। ऐसे नहीं कहेंगे कि तू मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लाइन का होता नहीं है। इसको एक कांस्टेंट के का नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? कांस्टेंट के। उस कांस्टेंट के से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना कि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो किसका होता है? वेक्टर का होता है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है। इवन के की वैल्यू ये भी नहीं दी गई है। के की वैल्यू क्या दी गई है? देखो, अगर सपोज करो मेरे को पहला डीसी निकालना है, तो क्या करूंगा, 3 डिवाइडेड बाय, अभी बताओ उसको एक बार रफली सॉल्व करो, 9 + 4 13, 13 + 49 कितना हुआ? रफली सॉल्व किया तो 62। सो 3 डिवाइडेड बाय √62 करूंगा बेटा। तो इसको पता है क्या बोला गया है, कि आप √62 से डिवाइड मत करो, आप 1 डिवाइडेड बाय √62 से मल्टीप्लाई करो। तो बात तो वही है। तो ये जो 1 डिवाइडेड बाय √62 है, इसको वो कांस्टेंट के माना गया है इस चैप्टर में। ठीक है, समझ गए? तो वो जो के की वैल्यू आएगी, उसके ऊपर बस 1 लगा दो, 1 डिवाइडेड बाय वो जो वैल्यू है, जो जिसको मैग्नीट्यूड कहते थे पिछले चैप्टर के तरीके से। तो वही के की वैल्यू है, उसको तीनों डीआर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस लाइन के डीसीस निकल के आ जाएंगे। बोलो यहां तक कोई भी डाउट? अच्छा, डीआरस के तो इनफाइनाइट सेट बन रहे हैं ना। मुझे बताओ डीसीस के कितने सेट बनेंगे? एक, दो। क्योंकि दो डायरेक्शन है ना भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वेक्टर की तो एक ही डायरेक्शन होती है, लेकिन इसकी लाइन की दो डायरेक्शन है ना। तो वही सेट होंगे, बस नेगेटिव कर दो। मान लो 3,2,7 ही एक बार के लिए मान लेते हैं, ये डीसी है। तो फिर दूसरा सेट क्या होगा? -3, -2, -7, एक इस डायरेक्शन में और एक इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, डीआरस के कितने सेट हुए? इनफाइनाइट। डीसीस के कितने सेट हुए? दो सेट हुए। वेक्टर में क्या होता था, डीआरस के कितने सेट होते थे? डीआरस के तो वहां पर भी इनफाइनाइट होते थे। डीआरस के नहीं, डीआरस के वहां पे इनफाइनाइट नहीं होते थे। चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। उस ध्यान से सुनो। सपोज करो ये वेक्टर है। ओके, तो ये वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे वेक्टर खत्म हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स ही डीआरस होते थे वेक्टर की दुनिया में। मान लो ये कोऑर्डिनेट, ये वेक्टर यहाँ पे इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, इसको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 10,7, -9। तो डीआरस क्या बनते थे? 10,7, -9। जहां पे वेक्टर खत्म हो रहा है, जिस पॉइंट पे वेक्टर खत्म हो रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही डीआरस होते थे। लेकिन लाइन तो कहीं खत्म ही नहीं होती ना। तो इसलिए लाइंस में डीआरस के बहुत सारे सेट हैं। इवन इसमें जितने भी पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, वो सारे ही उसके डीआरस के सेट हैं। डीआरस को हम एबीसी से डिनोट कराएंगे, जैसा वेक्टर में करते थे। डीसीस को हम एलएमएन से डिनोट कराएंगे, जैसा कि हम वेक्टर्स में करते थे। बिल्कुल सेम, नो चेंज। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? बस पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो चुका है। ये डीसी डीआर निकलवा रहा है और कुछ भी नहीं करवा रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी वेरी सुपर इजी। बस पहले हम वेक्टर के रेफरेंस में बात कर रहे थे, अभी अपन लाइन के रेफरेंस में बात करेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं कि दो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है ही नहीं।
ओके, सो फटाफट इसका इंट्रोडक्शन देखो, जो आपको नोट्स में नोट डाउन करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम वेक्टर को ही थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, रीड आउट कर रहा हूं मैं, आप समझिए, अभी नोट मत करो, कर जाके करना, अभी आप केवल रीड आउट करो। लेट एल बी अ लाइन which makes angles alpha, beta and gamma with the coordinate axis x axis, y axis and z axis respectively, जैसा कि हम पहले भी मानते थे। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे गिवन होंगे? एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। अगर हमको लाइन के एंगल गिवन है भाई, वो कौन कौन से एंगल बनाती है? अच्छा, एक मिनट, एक चीज पे चर्चा करना हम भूल गए। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, कि सपोज करो एक 2D प्लेन है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा मतलब आपकी बुक में कहीं नहीं गिवन है, थोड़ा सा समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए अलग से अपन डिस्कस कर रहे हैं कुछ। मान लो कि एक 2D प्लेन है, ओके, और एक लाइन एक 2D प्लेन पे लाया कर रही है लाइक दिस। ठीक है, तो इस लाइन की डायरेक्शन बताने के लिए 2D प्लेन में हम क्या निकालते थे, याद करो 11th क्लास में। इस लाइन की डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए, भाई डायरेक्शन नहीं कह सकते, वहां पे इंक्लिनेशन कहते थे, स्लोप क्या निकालते थे? स्लोप। और वो स्लोप कैसे निकालते थे, कोई बताएगा? टेन थीटा। तो थीटा क्या होता था, कोई बताएगा? थीटा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी साइड से? पॉजिटिव साइड से। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते टाइम जो एंगल बनता था वही थीटा होता था। चलो याद है आपको, अच्छी बात है, यही थीटा होता था। ठीक है, तो यही डायरेक्शन बताता था, मतलब स्लोप एक ऐसी चीज होती थी जो उसका एक तरीके से डायरेक्शन बताती थी, बस हम उसको नाम डायरेक्शन ना देके क्या कहते थे, इंक्लिनेशन या स्लोप का नाम उसको हम देते थे। तो मुझे बताओ, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो पीछे से जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? बोलो। पाई माइनस थीटा होगा। इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है इसको हम कहेंगे पॉजिटिव साइड से बनने वाला एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो हम क्या कहेंगे? नेगेटिव साइड से बनने वाला एंगल। यानी कि एक लाइन एक एक्सिस के साथ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दो एंगल बना रही है। अब 3D स्पेस में क्या होगा, सोचो जरा। 3D स्पेस में याद रखना, एक लाइन एक एक्सिस के साथ, ठीक है, एक एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ ही दो एंगल बना रही है। क्या कहा मैंने, समझ आया? 2D प्लेन में एक लाइन एक एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ एंगल बनाती थी, नेगेटिव साइड के साथ एक एंगल बनाती थी, यानी टोटल दो एंगल बनाती थी। अब एक लाइन 3D स्पेस में पॉजिटिव के साइड के साथ ही दो एंगल बना रही है, और नेगेटिव साइड के साथ वो एंगल बनाए या नहीं बनाए इसकी गारंटी नहीं है, मतलब वो नेगेटिव साइड के साथ इंटरसेक्ट होगी या नहीं होगी वो उसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3D स्पेस में, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सब लोग, 3D स्पेस में पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस हैं ही दो अलग अलग चीजें। एक जो मुझे दिख रही है ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, और नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस तो है ही पीछे, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो जो लाइन इस वाली एक्सिस के साथ भिड़ी वो उसके साथ भिड़ेगी, कोई गारंटी है क्या? नहीं है। और उसके साथ भिड़ी तो उसके साथ भिड़ेगी, कोई गारंटी है क्या? तो ये पॉजिटिव साइड है ना, तो इसके साथ ही दो एंगल बनाएगी आगे पीछे। बोलो। इसके साथ ही दो एंगल बनाएगी ना, एक साइड के साथ ही दो एंगल बनाएगी। वहां पे क्या होता था 2D स्पेस में, क्या होता था, पॉजिटिव साइड के साथ एक एंगल और नेगेटिव साइड के साथ एक एक्सिस के साथ दो एंगल होते थे। यहाँ पे एक एक्सिस की एक साइड के साथ दो एंगल हैं। समझ आया? चलो 3D स्पेस में शिफ्ट करते हैं एक बार, देखो इस चीज को यहाँ पे फील करते हैं। सॉरी, ये एक्स वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और मैं एक लाइन बना रहा हूं, देखना, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा कि लाइन स्पेस में, ऐसे मत सोचना कि ये प्लेन पे बनी हुई है। तो एक्स वाई एक्सिस के साथ भिड़ती हुई एक मैंने लाइन बना दी लाइक दिस। ओके, और आप जब भी एक 2D स्पेस 3D स्पेस बनाओ तो आप फील फील किया करो कि ये फ्लोर होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बनने वाला क्या होता है, ये फ्लोर होता है। ओके, अब देखो, ये है वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पे इसके साथ जो एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बोलो? अल्फा। यहाँ पे 3D स्पेस में अल्फा बीटा गामा है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन काउंट करते टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। तो जो पीछे वाला एंगल बना है पाई माइनस अल्फा, ये भी पॉजिटिव साइड के साथ ही बना है, ये भी पॉजिटिव साइड के साथ ही बना है, क्योंकि नेगेटिव साइड तो है ही पीछे, जो अभी तक हमने बात ही नहीं करी। बोलो। तो 2D में क्या होता था, एक एक्सिस के साथ कितना एंगल एक लाइन के, बोलो? दो एंगल। एक एंगल पॉजिटिव साइड का माना जाएगा, एक एंगल नेगेटिव साइड का माना जाएगा। 3D स्पेस में एक लाइन एक एक्सिस की एक साइड के साथ ही दो एंगल बना रही है।
तो ये जो अल्फा और पाई माइनस अल्फा जो एंगल होंगे, ये हम ऐसे नहीं कहेंगे कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड के साथ बना रही है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ ही ये दो एंगल हैं ये। ओके ना, नेगेटिव साइड तो पीछे कहीं है जिसकी बात ही हमने अभी नहीं करी, वो तो हिडन है एक तरीके से, जिस रूम के ही बाहर है। क्लियर है, ये सारी बात क्लियर है। तो जब एक साइड के साथ ही दो एंगल बन रहे हैं तो दो डीसीज के सेट बनेंगे नहीं बनेंगे, सोचो। एक तो मैं अल्फा ले लूं, कॉस अल्फा ले लूं, और एक में कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा ले लूं, वो जो कि माइनस कॉस अल्फा होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो एक तो कॉस अल्फा मान लो 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब पाई माइनस अल्फा के रेफरेंस में हम उसको बात करेंगे, तो माइनस कॉस 60 के हो जाएगा। ठीक है, एक अगर डीसी आ रहा है 3 तो दूसरा क्या आएगा, -3। एक आ रहा है 7 तो दूसरा क्या आएगा, -7। ओके, ये चीज क्लियर हुई सभी को। ओके, अब देखो वापस आ जाओ नोट्स पे जो हम बात कर रहे थे। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन हम कैसे निकालेंगे, एलिमेंट से डिनोट कराएंगे जैसा अपन वेक्टर में करते थे। और दूसरा सेट क्या बनेगा, इन्हीं का नेगेटिव, -L -M -N। एक सेट निकालने के लिए हम कॉस 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 लगा देंगे जो एंगल के साथ बन रहा है, और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। तो दो सेट बन गए साहब डीसीज के। अब बात करते हैं कि डीआरस कैसे निकालें। तो डीआरस तो उस पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन नंबर्स भी कहा गया है इस चैप्टर में, याद रखना। तो कल को सवाल आता है फाइंड द डायरेक्शन नंबर्स, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सी तीसरी चीज है, ये वही डीआरस हैं। ओके, ये वही क्या है, डीआरस। डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स ऑफ अ लाइन आर एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। भाई डीसीज और डीआरस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तो हमने सीखा ही है ना। तो देखो, एल को ए से डिवाइड कराओ मतलब डीसी, और ये डीआर। फिर एम को बी से कराओ, कॉरस्पॉन्डिंग करवाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ, एंड जेड का जेड के साथ। तो हमको एक के मिलेगा और वो एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होगा। तो यहां से बताओ एल की वैल्यू क्या आ गई, ए के, बोलो। एम की वैल्यू क्या आ गई, बी के। और एन की वैल्यू क्या आ गई, सी के। तो इस तरीके से भी अपन डीसीज निकाल सकते हैं। सर ये के कहां से लाएंगे, ये के वही मैग्नीट्यूड है बेटा, नथिंग, उस वो जो अपन मैग्नीट्यूड निकालते थे वही उसी तरीके से निकालेंगे, बस इसको बोलेंगे कि तू के है, तू एक कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट। उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि तू मैग्नीट्यूड है, क्योंकि लाइन का मैग्नीट्यूड नहीं होता। उसकी उसकी एक तरीके से उसका नामकरण चेंज हो गया है, बाकी चीज वही है, निकालने का तरीका भी वही है। ओके, आगे सुनो। के इज इक्वल्स टू, देखो क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, प्लस और माइनस। अब देखो मैथमेटिकली भी जब मैं रूट करूंगा तो प्लस और माइनस आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। भाई ऐसा नहीं है कि केवल ज्योमेट्रिकली वो प्लस माइनस हो रहा है, वो मैथमेटिकली सॉल्व करते टाइम भी प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि एक के स्क्वायर रूट करते हैं तो दो आंसर्स मिलते हैं। ओके ना। सो वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का प्लस और माइनस लगाना है, 1/बाय करना है। तो यहां से एल की वैल्यू क्या सीखी, अभी अभी क्या सीखी आपने, ए के। क्या सीखी, ए के। तो के को ऐसे सब्सटीट्यूट करूंगा तो एल की वैल्यू ये बनेगी, बताओ, बोलो ये बनेगी। एम की वैल्यू क्या थी, बी के, क्या थी, बी के। तो बी इंटू के करेंगे तो के की वैल्यू ऊपर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगी, बोलो। और सिमिलरली एन की वैल्यू क्या बनेगी, सी डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, बोलो, नो डाउट्स। ठीक है, तो वेरी इजी, एलएमएन निकालना सीख गए, ए के बी के सी के की वैल्यू बोलो। आप मन में याद रख लेना, वही मैग्नीट्यूड है, अंडर रूट वही, प्लस और -1/बाय वही मैग्नीट्यूड। बस बोलना मत किसी को, कोई हंस लेगा कि यार लाइन का कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या, पर आप अंदर से याद रख सकते हो, वही तरीका तो वही है मैग्नीट्यूड निकालने वाली। ठीक है, क्लियर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, कोई लाइन अगर दो पॉइंट से पास करती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका। डीआरस निकाल लो पहले। मान लो कि कोई लाइन पी पॉइंट से पास करती है, उसको कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। कोई लाइन जो है क्यू पॉइंट से पास करती है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, दो पॉइंट से पास कर रही है। तो उसके डीआरस डीसीस निकालने का तरीका क्या होगा, हम क्या कर देंगे, पहले इसके डीआरस निकालेंगे। डीआरस कैसे निकालेंगे, वही x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अब देखो, अगर एक लाइन की डीआरस की बात करें तो इनफाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे जो पॉइंट्स हैं उस लाइन पे लाया कर रहे हो मुझे दिए हुए थोड़ी ना, कि ये सारे पॉइंट्स हैं। तो हैं तो इनफाइनाइट सेट्स, लेकिन मुझे तो दो ही पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, मुझे तो दो ही पॉइंट्स दिए हुए हैं ना। तो पहली चीज तो ये सुनो, ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये भी डीआरस हैं, ये खुद भी डीआरस हैं। देखा जाए तो ये खुद भी डीआरस हैं, और इनका अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो वो भी डीआरस हैं। इनका अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो वो भी डीआरस है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस से जो पॉइंट बनेगा ना, बता, वो भी उस पॉइंट लाइन पे लायक करेगा ही करेगा, वो भी उस पे लाए करेगा ही करेगा। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये 1 2 3 है, ओके, और ये फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 8 9 10 है। तो
तो अगर ये दोनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनका डिफरेंस करना, 8 - 1 7, आगे बोलो 9 - 2 7 एंड 10 - 3 7। तो ये 7,7,7 भी इस लाइन पे लाई करेगा ही करेगा। अगर ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं तो इनका डिफरेंस वाला जो पॉइंट बनाना वो भी लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो पहले अपन डीआरस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस करके। अब आपकी जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें उसने इसके डीआरस निकालने का एक ही तरीका चूज किया है, टर्मिनल माइनस इनिशियल, मतलब क्यू माइनस पी। अगर हम लाइन सेगमेंट पी क्यू कहते हैं तो क्यू माइनस पी, और अगर हम लाइन सेगमेंट क्यू पी कहते हैं तो पी माइनस क्यू। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हमेशा दो सेट बनाएंगे, एक बार तो क्यू माइनस पी वाला और एक बार पी माइनस क्यू। क्योंकि किसी किसी बुक्स में उसने दो सेट्स को आंसर माना है, और एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में उसने एक सेट को आंसर माना है। हालांकि दूसरी एक्सरसाइज से उसने भी दो सेट मानना शुरू कर दिए, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। तो आई विल सजेस्ट टू यूज टू सेट्स हमेशा। एग्जाम में हम दो सेट बना के आएंगे, बनाना क्या है, प्लस माइनस ही तो लगाना है, ताकि हम सेफ हो जाएंगे, हमारे किसी भी तरीके से मार्क्स ना कटे। ओके, हम फर्स्ट एक्सरसाइज का जो हम सॉल्यूशंस करेंगे उसमें भी हम दो सेट से ही आंसर्स मार्क करेंगे। ये क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू, पी क्यू वैक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि हम क्यू माइनस पी कर रहे हैं, ठीक है ना? या फिर लाइन एल के दो, तो लाइन एल के डीसीस निकालें या पी क्यू वैक्टर के डीसीस निकालें, बात तो एक ही है। ओके ना? तो एल एम एन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उसके दूसरे नाम से बताओ। पहले तो हम डीआरस निकाल लेंगे, वही x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, क्योंकि हमने पी क्यू बोला है इसलिए हम क्यू माइनस पी कर रहे हैं, x2 - x1। अगर हम इसको पी क्यू ना रिप्रेजेंट करके क्यू पी रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बोलना जरा, x1 - x2। और हम क्या करेंगे, ये तो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है, लेकिन हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे, दोनों करेंगे। हम पी क्यू लिखेंगे तो भी हम दोनों करेंगे, और हम क्यू पी लिखेंगे तो भी हम दोनों करेंगे, क्योंकि है तो लाइन ना बेटा, लाइन की तो दो डायरेक्शन है या नहीं है? तो दूसरी डायरेक्शन जस्ट उसके उल्टी नेगेटिव साइड वाली डायरेक्शन मानी जाएगी कि नहीं जानी? ठीक है, और डिवाइडेड बाय पी क्यू की लेंथ, लाइन सेगमेंट पी क्यू की लेंथ कह दो, तो लाइन सेगमेंट पी क्यू की लेंथ कह दो, या वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड कह दो, एक ही बात है। वहां पे अपन वेक्टर की दुनिया में ये कहते थे, अभी अपन पी क्यू लिख रहे हैं इसको, यानी कि उसकी लंबाई। समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके। सो वेयर पी क्यू इक्वल टू दिस, पी क्यू कैसे निकालेंगे, जो हमने वो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 निकाला है, उन्हीं के स्क्वायर्स का सम करके रूट करना है, यानी वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बना घूम फिर के। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, ये जो डिफरेंस किया यही डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये जो हमने ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर पार्ट्स को हटा दें, यही डायरेक्शन रेशियोज है। इसका दूसरा सेट कैसे निकालेंगे, इन्हीं का हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। जैसा कि वेक्टर की दुनिया में L2 M2 N2 = 1 होता था, लाइन की दुनिया में भी हम L2 M2 N2 = 1 करेंगे। ये हमको फॉर्मूला तब काम आएगा जब हमको दो के साथ एंगल गिवन हो और तीसरे के साथ पूछा गया हो। किसी भी दो के साथ एंगल गिवन हो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है, बताओ तीसरी एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है। ऐसा सवाल वेक्टर में भी आया था, अभी लाइन में भी आएगा। दैट इज इट, बस और कुछ भी नहीं है। डीसीस डीआरस का गेम है फर्स्ट एक्सरसाइज में। बताओ कोई डाउट यहां तक, एनीवन? नो, नो डाउट। चलो फिर आ जाओ, बोलो। फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन, पांच ही क्वेश्चन हैं छोटे छोटे से। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डीसीस। कैसे निकालेंगे जल्दी बोलो, कैसे? कॉस कॉस लगा देंगे, अगर एंगल गिवन है तो कॉस कॉस लगा दो, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस के हम दो सेट बनाएंगे। उन्होंने चाहे से पीछे आंसर एक सेट में माना है, हम क्या बनाएंगे, हमेशा दो सेट। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट करते हैं। हेयर द एंगल्स मेड बाय लाइन एल मान लेते हैं, लाइन एल विथ द, जब आप नोट्स में कॉपी डाउन करें तो आप विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन कॉपी डाउन करें। अभी आपके प्रेजेंटेशन मिसिंग था लास्ट टेस्ट में, बट अगले टेस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले टेस्ट में अगर आप प्रेजेंट करोगे तो ही फुल मार्क्स देंगे। ठीक है ना? द एंगल्स मेड बाय लाइन एल विद द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनको तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्सिस, एक्सिस या एक्सिस, एक्सेस नहीं होता। यस, वेरी गुड। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है, लेकिन जैसे प्लूरल फॉर्म कर देते हैं तो एक्सिस का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, एक्सिस। तो तीन कोऑर्डिनेट तीन है ना, तो हमने एक्सेस वर्ड यूज किया है। आर गिवन
एस। तो हम सिंपली उनको अल्फा बीटा गामा का नाम दे देंगे, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है इसे, या एक्स एक्सिस के साथ क्या है 90 डिग्री। तो हम क्या कह देंगे, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, आगे बोलो बीटा इक्वल टू 135 डिग्री, और आगे गामा इक्वल टू बोलो 45 डिग्री। चलो तो अब इसके डीसीस निकाल दो बस। नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल, ऑफ लाइन एल आर गिवन बाय, आर गिवन बाय, दो सेट बनाएंगे हम जैसा कि हमने बात करी, एक तो एल एम एन का सेट बनाएंगे और एक माइनस एल माइनस एम माइनस एन का, दो सेट्स में हम आंसर देंगे, ठीक है। माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो एल एम एन कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ओके फाइन। चलो जी कॉस अल्फा बताओ, तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है बोलो, जीरो, तो एल की वैल्यू तो नेगेटिव करने के बाद भी जीरो आएगी। कॉस बीटा एंड कॉस 135 डिग्री कैसे निकालेंगे बोलो, 90 प्लस या 180 माइनस, 180 माइनस ज्यादा आसान तरीका है, 180 माइनस 45, तो ये एक तरीके से माइनस कॉस 45 हो गया क्या, माइनस कॉस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/√2। ओके, इधर आ जाओ, कॉस गामा बोले तो कॉस 45 यानी प्लस 1/√2। ओके, डू वन थिंग, इनका स्क्वायर करके सम करो, क्या वन आ रहा है क्या, आना चाहिए, नहीं तो हमने गलती करी है। जीरो स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर और 1/√2 का स्क्वायर होता है क्या वन, होता है ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, हर हाल में वन आना ही चाहिए। ओके ना, चलो इधर आओ, ये तो एक सेट बन गया, अब दूसरा सेट कैसे करेंगे, वैसे तो देखो इन्हीं का नेगेटिव है, जीरो का नेगेटिव जीरो ही, माइनस 1/√2 का नेगेटिव 1/√2, और 1/√2 का नेगेटिव -1/। अच्छा एक चीज और सुनो, नेगेटिव करने का मतलब ये नहीं है कि देखो इधर मेरे पास आया एक एक डीसी का सेट बना मेरा 3 -4 5। ओके, तो दूसरा आप नेगेटिव करोगे तो क्या बनेगा, -3 +4 -5। तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव साइड एक साथ ले लो कि सर 3 4 5 एक सेट है, और नेगेटिव नेगेटिव साइड एक साथ ले लो, -3 -4 -5 एक सेट है। मतलब एक सेट के अंदर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव भी हो सकता है, और जस्ट उसके उल्टे सेट में भी कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव हो सकता है। ऐसा मत मान लेना कि एक सेट तो सारों पॉजिटिव का बनेगा और एक सेट सारे नेगेटिव का बनेगा, इस वे में मत ले लेना इसको, ठीक है। अगर मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि नेगेटिव कर दो दूसरा सेट करने के लिए, नेगेटिव कर दो दूसरा सेट करने, तो नेगेटिव नंबर का भी नेगेटिव होता है, समझ गए ना, केवल पॉजिटिव नंबर का ही नेगेटिव नहीं होता, -4 का भी नेगेटिव किया जा सकता है, -4। ठीक है, इस चीज क्लियर है। ओके, माइनस एल माइनस एम माइनस एन कैसे करेंगे बोलना जरा, ये कैसे करेंगे, माइनस कॉस अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट पाई माइनस अल्फा। ओके, तो आप कैसे भी कर लो, चाहे एंगल की तरीके से जाके करो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई -90, जो कि क्या हो जाता है, कॉस 90 हो जाता है, और कॉस 90 क्या हो जाता है बोलो, जीरो होता है। तो या तो एक तरीका ऐसे कर लो, या फिर जो पीछे से नंबर निकल रहा है उसका क्या करते जाओ, उसका क्या करते जाओ, नेगेटिव करते जाओ। तो माइनस ऑफ -1/√2, ये क्या हो जाएगा, +1/√2, और यहाँ पे -1/√2 एज इट इज। तो दो सेट्स बन गए हमारे पास, एक बार आंसर मैच कर लो, 0 1/√2 माइनस, तो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं, हेंस द डीसीज ऑफ लाइन एल आर, बोलो एक सेट क्या बना, 0 -1/√2 1/√2, और लगाओ बीच में, दूसरा सेट क्या बन सकता है, 0 +1/√2 -1/√2। ठीक है, क्लियर, आंसर मैच कर लो, नहीं देना कोई भी। हाँ मतलब है तो मैच तो कर गया ना, वो तो इस एक्सरसाइज में बता रहा हूँ ना, उन्होंने एक ही सेट माना है, लेकिन अगली एक्सरसाइज से फिर या तो पूरे थ्रू आउट द चैप्टर वो एक ही सेट की बात करता, अगली एक्सरसाइज में वो दो सेट की बात कर रहा है, तो कंफ्यूजिंग सा है, इसलिए हम तो दो आंसर्स मार्क करेंगे हमारे नोट्स वाली नोटबुक के अंदर भी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, एंगल्स गिवन हो तो। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यही सब कुछ गिवन है, बस क्या आपको क्या गिवन है कि जो एंगल्स है वो इक्वल है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अब की बार एंगल क्या बन रहा है, बराबर बन रहा है, तो बराबर बन रहा है तो क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, here a line is given making equal angle, a लाइन को हमेशा एल से मार्क कर दो, is given making equal angles with the making equal angles with the three coordinate axis।
विद द थ्री। आप ये फोकस करो, मैं आपके सामने क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ सारा सॉल्यूशन, ताकि आप सीखो कि कैसे प्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन के पहले गिवन पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। आप फोकस करो कि कैसे लिखे जा रहे हैं। ये लाइन ऐसे कैसे नहीं छाप के आनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपको सीखना है। ठीक है ना, ये क्लास एक लर्निंग प्रोसेस है। मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज, ये तो गिवन है। तो हमने मैथमेटिकली इससे क्या डिराइव किया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। फाइन। तो अल्फा बीटा गामा जैसे ही निकला तो हम डीसीस निकालना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और डीसीस क्या हो जाएंगे, वही कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब एल एम एन हम निकालना शुरू करेंगे। नाउ डीसीस ऑफ लाइन एल आर गिवन बाय, आर गिवन बाय एल इक्वल टू कॉस अल्फा, वही तरीका, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। ओके। अब अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी इक्वल होंगे। उनके कॉस से कोसाइन ही तो हैं ही एक तरीके से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, जो हमारे पास पिछले चैप्टर से ही है एक्चुअली, क्या बता सकता है कोई, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम क्या होता है, वन होता है। यही तो सॉल्व करके देगा। वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, वन। which means that what, which means that cos स्क्वायर अल्फा प्लस आगे बोलो cos स्क्वायर बीटा प्लस आगे बोलो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, अल्फा बीटा गामा में से कोई एक लेटर चूज कर लेंगे। लेट अस चूज अल्फा, हम तीनों के लिए अल्फा चूज कर लेते हैं। तो ये cos स्क्वायर अल्फा, दूसरा वाला भी cos स्क्वायर अल्फा, तीसरा वाला भी cos स्क्वायर अल्फा। इसका रीजन भी डालना पड़ेगा, तीनों को क्यों चूज किया हमने, सामने रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा एंड दैट थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। इस तरीके से रीजन मार्क करेंगे। ओके। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बोले तो थ्री टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, विच implies दैट कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय थ्री, विच implies दैट कॉस अल्फा इक्वल टू बोलो प्लस और माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री, प्लस और माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री। इस बार प्लस प्लस के सेट एक बनेंगे और माइनस माइनस के सेट दूसरे बनेंगे। प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री, एंड दूसरा सेट क्या बनेगा, माइनस वन बाय रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कॉस अल्फा अगर ये है तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे कॉस अल्फा क्या था एक्चुअली, अल्फा बीटा गामा। कॉस अल्फा क्या था एक्चुअली, एल था ना, दैट इज एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू प्लस और माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री। तो डीसीस के दो सेट बता दो यहाँ पे। हेंस द रिक्वायर्ड डीसीस ऑफ लाइन एल आर, ऑफ लाइन एल आर, एक सेट तो बनेगा वन बाय रूट थ्री कॉमा वन बाय रूट थ्री कॉमा वन बाय रूट थ्री, और दूसरा सेट इन्हीं का नेगेटिव माइनस वन बाय रूट थ्री कॉमा माइनस वन बाय रूट थ्री कॉमा माइनस वन बाय रूट थ्री। बोले यहाँ तो कोई डाउट, एनी डाउट्स बताओ। नो डाउट। अब इसको एक तरीके से जीके का क्वेश्चन मान के चलो कि अगर लाइन इक्वल एंगल्स बना रही है तो याद कर लो, एज ए फैक्ट इसको याद कर लो। तो डीसीज क्या होंगे, प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री। ये ऑप्शन में ना मिले चार में तो दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, माइनस वन बाय रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री माइनस। तो ये एज ए फैक्ट याद होगा तो ये सवाल होगा तो आप एक तो आप इसको एक मिनट में सॉल्व कर रहे हो, और एक आपको एज ए फैक्ट याद है तो आप 5 सेकंड में बस टिक मार्क कर रहे हो और आगे चल रहे हो। तो ऑब्वियसली वो जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो आपको पेपर को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक लाइन के डी आर्स गिवन है, डीसीस बताओ, बोलो कैसे निकालेंगे। डी आर्स गिवन है दैट मीन्स एबीसी गिवन है, बोलो। डी आर्स गिवन है दैट मीन्स क्या गिवन है, मतलब उस लाइन पर ये पॉइंट कहीं ना कहीं लाया करता है। डी आर्स क्या होते हैं, उस लाइन पर लाया करने वाले कोई ना कोई पॉइंट होता है। तो उसके अपने को क्या निकालने हैं, डीसीस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, हेयर द डायरेक्शन रेशियोस, द डायरेक्शन रेशियोस, टाइम बता दो कोई सौम्या को, लाया कोई फोन वगैरह, रेशियोस ऑफ लाइन एल
आर गिवन एस ए इक्वल टू -18, इस तरीके से लिखते हैं हम, है ना। बी इक्वल टू +12 एंड सी इक्वल टू -4, इस तरीके से लिखना। तो ये डी आर्स गिवन है, लेट अस फाइंड इट्स देयर डीसीज। सो द डायरेक्शन को साइंस जो कि पूछे हैं हमसे ऑफ लाइन एल आर गिवन बाय एल एम एन, और एल एम एन की वैल्यू क्या होती है, बोलो बोलो। ए अपॉन ही है बेटा, है तो ए के ही, के की वैल्यू में अपॉन है। ठीक है, देखो बात तो वही है, अपन को डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमको बिल्ड होके मिला है हम उससे इधर उधर स्लाइटली भी ना जाए। अब देखो, अगर आप स्लाइटली चले गए आंसर तो निकाल दिया, तो एक तरीके का एग्जामिनर तो मार्क्स दे सकता है, और एक तरीके का चिढ़ भी सकता है कि इसने अपने कॉन्सेप्ट क्यों बिल्ड किए। तो हम कॉन्सेप्ट पे स्ट्रिक्ट रहे, हम कॉन्सेप्ट पे स्ट्रिक्ट रहे, क्या रहेगा, ए के बी के सी के, और वो डिवाइड करने वाला जो एलिमेंट है वो किस में आ जाएगा, के में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो लेके आना है उस डिवाइड करने वाले कॉन्सेप्ट को, तो उसको हम के में ही लेके आएंगे। और आप तो नहीं होगे। चलो, L इक्वल टू ए के, M इक्वल टू बी के एंड N इक्वल टू सी के, वेयर K इज डिफाइंड एज +or -1 डिवाइडेड बाय, बोलो आगे, √a² b² c²। इसकी वैल्यू निकालो लगे हाथ, +or -1 डिवाइडेड बाय √a² बोले तो -18 का स्क्वायर क्या होता है पता है ना किसी को, 300, यस। 12² 144, और -4 का स्क्वायर इज व्हाट, 16। चलो सॉल्व करो, प्लस और माइनस, तो 324, 144 एंड आगे 16, जोड़ना जरा इसको, 160, 160 हुआ नहीं है, 160 और 300, 400, 484, एंड 484 किसका रूट है वो भी याद होना चाहिए, 22 का, वेरी गुड। 484 22 का रूट है, तो इट इज लाइक +or -1 डिवाइडेड बाय 22। तो ये वो कांस्टेंट के की वैल्यू मिल गई मुझे। चलो जी, तो एल एम एन तीनों निकालते हैं हम। सो एल की वैल्यू क्या हो जाती है, ए के, दैट मीन्स ए इंटू, ए की वैल्यू बताओ क्या है, -18 इंटू के की वैल्यू क्या निकली, +or -1 डिवाइडेड बाय 22, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो देखो, प्लस और माइनस जब मैं लिख रहा हूं और इधर माइनस है, तो आंसर पहला नेगेटिव आएगा दूसरा पॉजिटिव आएगा, समझ आया ना, समझ आया कि नहीं आया, बोलो। देखो, ये प्लस और माइनस है, ये तो प्लस और माइनस है, लेकिन ए की वैल्यू में माइनस है, ए की वैल्यू में माइनस है, तो पहला डी आर माइनस आएगा, दूसरा डी आर क्या होगा, प्लस। एक तरीके से ये यूं हो रहा है कि माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो पहला डी आर हो जाएगा -18/22, और दूसरा डी आर हो जाएगा +18/20। सॉल्व करके बताओ जरा, -18/22 यानी कि 9/11, तो माइनस प्लस लिख दो इसको, माइनस प्लस 9/11, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। चलो जी, m निकालते हैं, विच इज इक्वल टू बी के, यानी बी की वैल्यू गिवन है 12 इंटू वही +or-1 डिवाइडेड बाय 12। इस बार पहला पॉजिटिव दूसरा नहीं, 12 से 12 कटा, अच्छा 22 है क्या, ओके। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 6/11, ओके। द लास्ट डी सी क्या हो जाएगा, n इक्वल टू सी के, इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, -4 इंटू के की वैल्यू वही +or-1 डिवाइडेड बाय 22, दैट कम्स आउट टू बी 2/11 हुआ, और पहला इस बार नेगेटिव है, दूसरा माइनस प्लस 2/11। अब इनको एक साथ भी लिख के आना लास्ट में, ये तो हमारा सॉल्यूशन पार्ट था। हेंस द डीसीज, रिक्वायर्ड डीसीज आर, रिक्वायर्ड डीसीज आर, बोलो पहला सेट क्या बना, -9/11 कॉमा +6/11 कॉमा -2/11, और सेकंड सेट क्या बना, +9/11 कॉमा -6/11 कॉमा 2/11। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसे मत करना कि प्लस प्लस वाले एक सेट में ले लिए और नेगेटिव नेगेटिव दूसरे सेट में ले लिए, जैसा है वैसा ही रखना है, आंसर मैच करो। एक ही सेट है बस पहला वाला, और कईयों में पता है क्या है, ये वाला ना देखे पहला वाला, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी कर रखा है कि सेकंड सेट आंसर दे रखा है, यानी कि वो भी मानता तो है कि ये वाला सेट हो सकता है, लेकिन वो दो एक साथ नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है एक्सरसाइज में, वो समझ में नहीं आया अभी तक। ठीक है, पर हम दोनों सेट आंसर मार्क करके आएंगे। क्लियर, जाना है, जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आ जाओ।
अच्छा, कोलिनियरिटी लाइन के केस में कैसे प्रूव करेंगे? वेक्टर के केस में तो प्रूव करके आए, लाइन के केस में क्या सबसे सही तरीका होगा कोलिनियरिटी प्रूव करने का? सोचो, बोलो। बोलो ऋषिका, कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करेंगे लाइन के केस में कि लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स ला कर रहे हैं? कोलिनियरिटी, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी कैसे prove? बस वही वाला तरीका, लाइन के केस में वही वाला तरीका यूज करना है, एंगल एंगल वाला तरीका, मैग्नीट्यूड वाला तरीका, ये सब वेक्टर्स के केस में यूज करते थे। ठीक है, समझ गए क्या? अब सवाल ये आता है कि सर जब ये सवाल आएगा तुमको थोड़ा ना पता होगा कि वेक्टर अलजेब्रा का लिया है या 3D का लिया है। तो एग्जाम में यूज एनी मेथड, पर अभी अपन 3D के कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, तो वहां पे अपन वो वाला तरीका ना चूज करके ये वाला तरीका चूज करेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर प्रूव करने हैं, कुछ नहीं है, तीनों पॉइंट्स को एबीसी ले लो एक बार के लिए। द थ्री गिवन पॉइंट्स आर। एब्सेंट कौन कौन है आज ये बताना एक बार। प्रियांशु, लकी। प्रियांशु के साथ लकी का भी नाम लिया करो, पेयर में आते हैं वो। और दूसरा यूनिवर्सल पेयर है। एंड साक्षी भी नहीं आई। ओके, सो ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। ओके, आगे बात करते हैं अब इसकी कोलिनियरिटी। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी कोलिनियरिटी? हम क्या करते हैं, यहां से ए बी लाइन, मतलब देखो मैं बोल तो लाइन रहा हूं लेकिन एक्चुअली वो लाइन सेगमेंट है ना। बट अब लाइन और लाइन सेगमेंट के प्रोनाउंसिएशन में इतना ज्यादा फर्क नहीं किया जाता, शुरू से ही नहीं किया जाता, हम ए बी को भी लाइन ही बोलते ही है ना। पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करते कि साहब वो लाइन सेगमेंट है। तो हम ए बी लाइन और बी सी लाइन के डी आर्स निकाल लेते हैं, और अगर कहीं वो डी आर्स प्रोपोर्शनल हो गए तो हो गया काम। ठीक है, चलो तो लाइन ए बी के डी आर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखा है कि एक लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करती है तो उसके डी आर्स कैसे निकालेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल। ठीक है, नाउ द डी आर्स या डायरेक्शन रेशियो, शॉर्ट में डी आर्स भी लिख सकते हैं, ऑफ लाइन ए बी आर। तो वैसे तो ए बी सी से मार्क करते हैं ना बेटा, लेकिन दो के निकाल रहे हैं तो ए वन बी वन सी वन मार्क कर दें, और दूसरे को ए टू बी टू सी टू मार्क कर देंगे। तो ए वन बी वन सी वन, बोलो ए वन कैसे निकलेगा, -1 -2, इस तरीके से समझ आया ना? फॉर्मूला भी उधर हमने नोट्स में भी लिखा है एक तरीके से, ऐसे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। चलो करो, तो -1 -2 -3, आगे बोलो -2 -3 -5 एंड 1 -4 -3। ठीक है, एंड सिमिलरली द डी आर्स ऑफ, अच्छा जरूरी नहीं है ए बी और बी सी निकालो, आप ए बी ए सी भी निकाल सकते हैं, आप बी सी ए सी भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो की पेयरिंग कर सकते हैं, समझ गए? बी सी आर, इसको मार्क कर देते हैं हम क्या, ए टू बी टू सी टू, करना सी माइनस बी, सीधे ही कर देता हूं मैं। 5 -1 6, 8 -2 10, एंड 7 -1 6। देखो जरा ये दोनों प्रोपोर्शनल सेट बने क्या एक दूसरे के? नहीं बने। -3/6 क्या होता है, -5/10 क्या होता है, एंड -3/6 क्या होता है? तो नहीं किसने बोला? के, चलो तो अब क्या लिखेंगे हम, हेयर हम इनका रेशियो कंपेयर करेंगे ना, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। चलो, जो भी बोला वो लिख दो, -1/2 -1/2 -1/2 आ जाता है, -3/6, देन -5/10 -3/6, तो -1/2, अगेन -1/2, अगेन व्हाट, -1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हेयर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर इक्वल हैं तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, बोलो? कि ए बी एंड बी सी कोलिनियर है। ठीक है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू, जो भी आया क्या आया, -1/2। सो ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर, ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर।
और देखो ए बी और बी सी कोलिनियर हैं, तो बी और बी कोलाइड कर रहे हैं। देखो ये ए बी है। 3D की दुनिया में कोलिनियरिटी की डेफिनेशन होती है सेम लाइन से पैरेलल होना। तो मान लो बी सी ये रहा ऐसा, तो ये दोनों सेम लाइन से पैरेलल हैं। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट सेम है, तो यानी कि बी सी ऊपर है, इसका मतलब बी सी नीचे नहीं है, बी सी क्या है, उसी के साथ लगा हुआ है, तो फिर हो गए ना ए बी सी कोलिनियर। ठीक है, तो हम दो चीजें मेंशन करेंगे, ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर, एंड पॉइंट बी इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन them, and point B is the common point between them. So ये दोनों बातें कंक्लूड करेंगी कि ए बी सी आर कोलिनियर, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। समझ आया ना? अगर मान लो कॉमन पॉइंट नहीं होता, मान लो ये बी होता और ये डी होता, तो ए बी डी सी कोलिनियर होते, लेकिन ए बी डी सी चारों पॉइंट कोलिनियर की गारंटी नहीं थी। लेकिन जैसे पॉइंट कॉमन आया, तो अब तीनों पॉइंट्स के कोलिनियरिटी की भी गारंटी हो गई, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, एक्सरसाइज ओवर हो फिर। और कल से एक्चुअली क्या है, 3D तो कल से चालू होगी, आज तो केवल एक तरीके से वार्म अप था, वार्म अप मैच था आज तो, है ना। पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, वेक्टर और लाइन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है जो क्रिएट किया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Find the DCs of the sides of the triangle whose vertices are this. तो बेसिकली देयर इज अ ट्राइंगल। तो फिगर की एसेस तो कोई नीड नहीं है, बट चलो फील कराने के लिए बना देते हैं, क्योंकि डीसी डी आर्स में तो वही प्लस माइनस करना है, आपको पता है। तो ए बी सी मान लो, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, -4। बी के क्या है, -1, 1 and 2, एंड सी के क्या है, -5, -5, -2। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का सवाल है, तीन पॉइंट्स एक प्लेन पर, तीन पॉइंट्स एक सेम प्लेन पर क्या बनाती हैं? कोई भी तीन पॉइंट्स एक प्लेन पर मार्क कर दें, तो तीनों पॉइंट्स मिलकर क्या बनाती हैं? ट्राइंगल? पक्का? यस। या तो लाइन बनाएंगी, या तो लाइन बनाएंगी, या फिर ट्राइंगल बनाएंगी। तीसरा कोई केस हो सकता है क्या? तो मैं क्या कहूंगा कि तीन पॉइंट्स एक प्लेन पे या तो कोलिनियर हैं, लाइन बना रही है तो कोलिनियर हैं, अदरवाइज दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। बस। अब मुझे बताओ, तीन पॉइंट्स प्लेन से बाहर आ गए, हम स्पेस में आ गए, अपन खाली जगह पे हैं। तो स्पेस में तीन पॉइंट्स जो होंगे वो क्या बनाएंगे? कुछ भी नहीं। अगेन, या तो कोलिनियर है या ट्राइंगल बनाएंगे। स्पेस के अंदर भी तीन पॉइंट्स या तो कोलिनियर होंगे या फिर ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ओके। अब एक और दूसरा सवाल, दूसरा सवाल पॉइंट्स के बारे में क्लियर हो गया। दूसरा सवाल है, मुझे बताओ प्लेन के ऊपर दो लाइंस किस किस टाइप की हो सकती हैं? ये आपके जो रीजंस असर्शंस में सवाल आते हैं ऐसे अक्सर। एक प्लेन के ऊपर, सेम प्लेन के ऊपर दो लाइंस, कोई से भी दो लाइंस बनी हुई, किस किस टाइप की हो सकती है, उनकी कैटेगरी क्या क्या हो सकती है? या तो पैरेलल, यस, या फिर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, या तो पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग। चलो अब स्पेस में आते हैं। स्पेस, हाँ, कोइंसाइड और पैरेलल करीब करीब हम एक ही मानते हैं। हम 10th क्लास में उनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते थे। आज की तारीख में एक लाइन के ऊपर है तो भी वो पैरेलल ही बोलते हैं अपन उसको, क्योंकि सेम लाइन से तो पैरेलल हो गई ना वो। तो दो कैटेगरीज कौन सी बन गई, पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग, या तो भिड़ेंगी या नहीं भिड़ेंगी। अब मुझे बताओ स्पेस के अंदर दो लाइंस क्या क्या हो सकती हैं? स्पेस के अंदर दो लाइंस क्या क्या हो सकती हैं? जैसे प्लेन में तो क्या क्या हो सकती थी, पैरेलल या इंटरसेक्टिंग। स्पेस में दो लाइंस क्या क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं, यस हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, बस। और कुछ हो सकती है क्या, सोचो। क्या? को इनिशियल, वो तो चलो, को इनिशियल भी इंटरसेक्टिंग तो हो गई ना। को इनिशियल मतलब एक पॉइंट कॉमन है तो इंटरसेक्टिंग तो हो गई, वो अलग कैटेगरी नहीं बना सकते। और कुछ हो सकती है क्या, बोलो ऋषिका? स्पेस के अंदर एक लाइन, मतलब दो लाइन, सॉरी, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग के अलावा कुछ और हो सकती है, या इन दोनों में से ही होगी? इन दोनों में से ही होगी। ओके, लेट अस कंसीडर दीज टू लाइंस। इधर देखो ऋषिका, इधर देखो, ये दो लाइंस हैं, ये दो पेन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। क्या ये पैरेलल है? इमेजिन करो एक प्लेन जा रहे हैं, दो प्लेन ऐसे जा रहे हैं, क्या ये पैरेलल है? क्या ये भिड़े?
सो स्पेस के अंदर दो लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो। एक्चुअली ये दो अलग अलग प्लेन पे लाया होने वाली लाइन है। ये जो लाइन लाया कर रही है वो इस प्लेन पर है, और ये जो लाइन लाया कर रही है वो इस प्लेन पर है, इस वाले प्लेन पर। ठीक है, इनके लिए एक कैटेगरी भी है हमारे पास जो अपन सेकंड एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, क्लियर है? इनके लिए एक सेपरेट कैटेगरी है जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो, जबकि ये कैटेगरी, ऐसी कोई कैटेगरी प्लेन में नहीं होती। प्लेन में तो बस ये दो ही कैटेगरी। चलो, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। ये छोटी मोटी बातें हम डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। डीसीस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पूछा है, तो डीसीस निकालने के लिए सारे क्वेश्चन में डीसीस ही तो पूछा है इसने। डीसीस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डीआरस निकालेंगे। ओके, हेयर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर गिवन एज, थोड़ा लेंदी है बस क्वेश्चन, प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना, बाकी है सरल। आर गिवन एज, जो भी गिवन है, ए क्या गिवन है? 3 5 -4। बी क्या गिवन है बोलो? -1 1 एंड 2। एंड सी क्या गिवन है बोलना? -5 -5 -2। ठीक है, तो पहले तो हम डीआरस निकाल लें, किसका? साइड्स का। उसने क्या पूछा है देखो, डीसीस किसके निकालने हैं? साइड्स के। तो डीआरस भी किसके चाहिए होंगे? साइड्स के। तो साइड्स क्या मान लेंगे हम? ABBCAC। ठीक है, सो पहले डीआर से ही डीसीस निकलता है। सो द डीआरस ऑफ द साइड्स ABBC एंड CD, BC एंड CA भी कह सकते हैं, AC भी कह सकते हैं, आर गिवन बाय। तो साइड AB के बताओ, साइड AB के डीआरस को हम डिनोट कैसे कराएं, पहले तो ये बताओ। तीन सेट हैं देखो हमारे पास, तो कैसे डिनोट कराएंगे? A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। तीन सेट है तो इस तरीके से डिनोट कराना पड़ेगा। तो साइड AB के हम ले लेते हैं A1 B1 C1। तो B -A कर दो, -1 -3, देन 1 -5 -4, देन 2 -4 +6। ये तो क्या? साइड AB। नाउ साइड BC के बताओ, और उसको डिनोट कैसे कराएंगे? A2 B2 C2। अब ये छोटी मोटी चीजें ऑन द स्पॉट डिसाइड करनी होती है कि हमने A1 B1 C1 क्यों लिया, A2 B2 C2 क्यों लिया, क्योंकि जनरल, इन जनरल वो ABC है और हमारे पास तीन सेट बन रहे हैं। तो इसलिए तीन सेट में बनाने के लिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। A2 B2 C2 करना, -5 -1, अगेन -4। ओके, -5 -1 -6 एंड देन व्हाट? -2 -2 -4। साइड BC के बाद आ जाओ साइड AC। चलो, सो A3 B3 C3 करना, माइनस माइनस AC कर रहे हैं ना, -5 -3 -8, देन व्हाट? -10 एंड देन व्हाट? -2 माइनस माइनस यानी +2 हो गया वो, है ना? ओके, अब डीसीस कैसे निकालते हैं? डीसीस निकालने के लिए कांस्टेंट के निकालना पड़ेगा, वो भी तीन है। साइड AB का अलग कांस्टेंट है, साइड BC का अलग कांस्टेंट है, एक्चुअली है तो उसकी लंबाई, है ना, और साइड AC का अलग से कांस्टेंट है। तो अब के भी तीन हो जाएंगे, K1 K2 K3। समझ गए? नाउ ये तो एक सेक्शन हो गया इसका। टू फाइंड टू फाइंड द DCs, we find the constants we find the constants K1 K2 एंड K3। सो K1 निकालते हैं। K1 कैसे निकालेंगे बोलो? क्या फॉर्मूला बनेगा? +-1 डिवाइडेड बाय, आगे √A1 का स्क्वायर, पहले फॉर्मूला बनाओ, B1 का स्क्वायर एंड देन C1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो +-1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, करो, -4 का स्क्वायर इज 16, +16 प्लस व्हाट? 36। कितना हुआ ये? 32 + 36 √68। √68 सॉल्वेबल है क्या? बिल्कुल सॉल्व है। 2 √17,
प्लस और माइनस 1/2 √17। अच्छा एक चीज नोटिस करो, देखो दूसरे के इन दोनों के तो K2 भी सेम आएगा, क्योंकि यही तो शफल हो रहे हैं। देखो -4 इधर आ गया, -4 ये इधर आ गया, 6 का -6 हो गया, तो स्क्वायर तो सेम होता है। तो K2 भी सेम आने वाला है। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला बना देना बस। कैसे फॉर्मूला बनेगा? प्लस और माइनस 1/√√A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर सी। तो चीजें बस बहुत थोड़ी सी नंबर में ज्यादा हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लग रही होंगी, बाकी है तो बड़ी सरल। प्लस और माइनस 1/2 √17 ही आने वाला है। और K3 थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, इसी के आगे सॉल्व कर देता हूँ। एंड K3 का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्लस और माइनस 1/√A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस, अब जैसे जैसे बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, तो जल्दीबाजी में एग्जाम प्रेशर में क्या करते हैं हम, जैसे लास्ट तक आ गए तो A3 B3 C3 लिखने हैं, यहाँ लिख देते हैं A1 B1 A1 B2 C3 ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 ऐसे वाली सीक्वेंस लगा देते हैं। तो बस वो क्वेश्चन पे स्टिक रहो, बाकी बहुत सरल है। प्लस और माइनस करना जरा। 64 कर लिया क्या? 104 168। सो 168 को क्या लिख सकते हो आप? 84 तो फर्दर सॉल्वेबल है ना? क्या? 2√44। अच्छा 44 4 42 42, यानी कि 4 × 42 168, 4 2 8 4 4 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस और माइनस 1/√2√40। तीनों के कांस्टेंट्स मिल गए हमको। अब तीनों के डीसीज कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके, मतलब ए के बी के सी के करते थे, तो एक के निकाल लेते हैं, बाकी दो के आप होमवर्क में कर लेना और हमारी एक्सरसाइज होती है। नाउ द डीसीज ऑफ साइड, एक एक के निकालो, साइड ए बी के निकालो पहले, है ना? साइड ए बी आर। तो साइड ए बी के डीसीज निकालेंगे तो बाद में डिनोट कैसे कराएंगे बताओ? L1 M1 N1 वैसे कैसे कराते थे LMN। लेकिन अब साइड ए बी 1 1 1 चल रही है, साइड बी सी 2 2 2 चल रही है, साइड ए सी 3 3 3 चल रही है। तो L1 M1 N1, फॉर्मूला क्या था? ए के बी के सी के। अभी क्या बनेगा? A1 K1 B1 K1। अब देखो जल्दीबाजी में ऐसा फ्लो, ऐसा साउंड करता है, A1 K1 B1 K2 और C1 K3। और कई बार अगर अपन इसको K1 K2 K3 लिख देंगे ना, तो फिर लगा भी देंगे वैल्यू जो हमने निकाली है, एक बार K1 की, एक बार K2 की, एक बार K3 की। तो वो बस उस जोन में रहना है, इस चीज का ध्यान रखना। K1 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 ही आएगा तीनों में। बिकॉज क्वेश्चन आना और प्रेजेंट करना दो अलग अलग चीजें, कईयों को आता है लेकिन प्रेजेंट करना नहीं आता। सो A1 क्या है हमारे पास? -4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस और माइनस 1/2 √17। एक बार लिख देता हूं मैं। B1 क्या था? -4 इंटू प्लस माइनस 1/2 √17। और C1 क्या था? 6 था क्या? 6 × 1 प्लस और माइनस 1/2 √17। सॉल्व करके बता दो थोड़ा सा। माइनस प्लस में आएगा यहाँ पे, यस, क्योंकि पहला नेगेटिव है। 4 से 2 कट के क्या मिला? 2/√17। इधर भी पहले माइनस प्लस में आएगा और सेम ही है, तो 2/√17। और इधर प्लस माइनस में आएगा, आएगा +3/√17। 8 और 9 17 होते हैं ना। हमेशा जब भी डीसी निकालो तो जोड़ के देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सबसे अच्छा तरीका चेक करने का कि हमने सही किया कि नहीं है। दो का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8। 8 और 9 17 होते हैं ना। 17/17 1 बना कि नहीं बना? सिमिलरली आप साइड ए बी के बाद साइड बी सी एंड साइड ए सी। तो इस क्वेश्चन में काम थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी है तो थोड़ा सा सरल ही। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज बस सुपर इजी, सबको समझ आया? आपको डेली का काम डेली खत्म करना है, आज की पेंडेंसी आज ही खत्म करनी है। तो आज काम थोड़ा ज्यादा है आपके पास। पहले तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो हमने रिकॉर्ड किया है उसमें नोट्स भी बनाने प्रॉपरली। ओके, उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज के पांचों क्वेश्चन भी आपको फेयर वर्क में कंप्लीट करने हैं, आज के आज ही करने हैं, ताकि अपन कल डिटेल में 3D के अंदर डाइव इनटू कर सकें। ओके, कर दें आज की क्लास ऑफ। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? ठीक है, तो ऑल अबाउट डीसीज एंड डीआरसी आज की क्लास, तो एंड नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। सेकंड जो एक्सरसाइज आ जाएगी हमारी, अब इक्वेशन ऑफ लाइन पे आ जाएंगे अपन। उसके अलग अलग केसेस लेंगे कल, कि ऐसा हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऐसा हो तो लाइन की इक्वेशन कल बनाएंगे। मतलब कल की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके चलो। अब कितने हैं, कौन कौन से हैं पुराने नए बच्चे?